बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ही बेहतरीन और बाकमाल अंदाज में गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आगे ही की सीरीज़ का नया प्रोग्राम आपके सामने हाजिर है। इससे पहले हमने लाइफ के जितने हॉट टॉपिक्स थे या कॉमन मैन को जितने चीज़ें इन्फ्लुएंस करती थी उनके ऊपर हमने डिस्कशन की और उसका बड़ा अच्छा फीडबैक आया। आज जिस प्रोग्राम का को फॉर्मेट आपके सामने गोशगुजार करूँगा उसका नाम है अना। ईगो क्या चीज़ है, ये किस तरह कॉमन आदमी को इन्फ्लुएंस करती है, इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं या ये सिर्फ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। तो अना को हम डिफरेंट एंगल से कवर करने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि मशरकी रवायात में जो ईगो है वो किस तरह इस्तेमाल की जाती है और जो मगरबी रवायात हैं, ख़ुसूसन जो फ्राइड के स्कूल ऑफ थॉट में ईगो की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ईगो को किस नज़र से देखता है। वैसे तो इससे पहले जितने हमने प्रोग्राम किए उसमें मैंने अकेले ने ही आपके सामने अपनी जो गुजारिशात थी वो रखी, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरे दोस्त और समझ लें कि मेरे जो मुख्तलिफ लाइफ के जितने टॉपिक्स हैं उनके जिनके साथ मैं डिस्कशन में डालता हूँ वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम उमर फ़ारूक है, बाकी अपना तारुफ खुद करवाएंगे। तो चलते हैं उमर फ़ारूक साहब की तरफ और पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं और उसके बाद इनसे पूछेंगे कि अना क्या, आपके नज़दीक अना क्या है। जी उमर साहब, अपना ज़रा तारुफ भी करवाइए नाजरीन को और फिर इसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं और डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करेंगे। अपना ज़रा पहले तारुफ करवाएं आप। जी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का, मैं दिल से आपका मशकूर हूँ। जैसा कि उस्मान साहब ने मेरा तारुफ करवा दिया, उमर फ़ारूक नाम है मेरा और मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। अभी पहले सेमेस्टर में ही मैं एडमिशन लिया हुआ है गिफ्ट यूनिवर्सिटी में और पहले सेमेस्टर की मेरी अभी जो तालीम है वो जारी है। तो आज साइकोलॉजी के ईगो के हवाले से ही हम बात करेंगे उस्मान साहब के साथ। जी अब उमर साहब, पहले हमें ये बताइए कि आपके नज़दीक ईगो क्या है, आपने क्या समझा। आपने ज़ाहिर सी बात है, ये वो वर्ड है जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं कि फ़लाँ शख्स की ईगो बड़ी सॉलिड है, फ़लाँ शख्स ईगो में है, फ़लाँ शख्स अनापरस्त है। तो हमें ये बताएं ज़रा कि आपके नज़दीक ईगो क्या है। कोई भी चीज़ हो उसको समझने से पहले ये लाजमी होता है कि हम उसके ओरिजिन को जानें। ईगो वर्ड जो है इसका माखिज़ क्या है पहले ये जानना लाजमी है ताकि हम इस चीज़ को बेहतर अंदाज से समझ सकें। अगर आप ईगो के लफ्ज़ को देखें तो ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब आई, मैं है। इसी तरह ये जो आई का लफ्ज़ है ये भी ग्रीक ज़ुबान से निकला हुआ है और इंग्लिश में अगर आप जब इसको देखते हैं तो इसका मतलब सेल्फ या आइडेंटिटी के मतलब में लिया जाता है। तो ईगो का मतलब मैं है। मैं हर चीज़ जिसे हम अपनी ज़ात के साथ मंसूब करते हैं या अपनी ज़ात को हम जब किसी चीज़ के साथ मंसूब करते हैं तो इससे जो चीज़ जन्म लेती है वो ईगो होती है। ईगो को लतीनी ज़ुबान में मैं या अना कहा जाता है। जी बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया उमर साहब आपका, आपने अपने अल्फाज में अना को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। देखते हैं कि हर वो अमल, मेरे नज़दीक ईगो क्या है, हर वो अमल जिसको करने से किसी दूसरे शख्स की तज़हीक हो या इस चीज़ का शाबा उस अमल से या उस आपके कहने से या आपके किसी वर्ड से ये जाहिर हो कि मैं बरतर हूँ और जो मेरे सामने बैठा शख्स है वो कमतर है। या बाज़ दफ़ा ये सिचुएशन इस हद तक भी चली जाती है कि हम सामने वाले बंदे की या कोई शख्स किसी दूसरे बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मजरूह कर रहा होता है। तो हर वो अमल जिसमें किसी एक शख्स को ये बावर कराया जाए कि तुम मुझसे कमतर हो, वो अमल जो है मेरे नज़दीक वो अना की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये तो थी इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन या कुछ 2 लाइनों में इसका इंट्रोडक्शन। मुझे ये बताइए उमर साहब, ये जो ईगो है ये आती कहाँ से है, इसका माखज़ है क्या, क्या वो चीज़ें हैं जहाँ से ये ईगो पैदा होती है, क्या आप समझते हैं इस हवाले से। अच्छा, ईगो को पहली बात तो ये है कि ईगो के हवाले से जब आप डीपली स्टडी करते हैं तो आपको इस चीज़ का पता चलता है कि ईगो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ये कहीं से आती है या आप इसको एक्वायर करते हैं, बल्कि ये इननेट है, ये आपके अंदर पहले से ही मौजूद होती है। ईगो को अगर आप समझना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे आपको पहले मशरिकी रिवायात को देखना पड़ता है। इसी तरह फिर आप वेस्ट में जो इस पे काम किया गया है उसको देखते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इसके ऊपर किस तरह की बातें की गई हैं आप इसको भी लाजमी तौर पे देखते हैं और रिलीजन भी ईगो के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो ईगो जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सीखते हैं, बल्कि ये आपके अंदर पहले से ही मौजूद होती है। तो अगर आप मसलन
इसी तरह स्वामी दयानंद जो है ये हिंदुइज्म से ताल्लुक रखते हैं और ये कहते हैं कि ईगो को आप अपनी ज़ात से अलग नहीं कर सकते। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको सीखते हैं या आपके अंदर पहले से ही होती है। ये आपके कहने के मुताबिक जो है, जो ईगो है ये इनेट है इंसान के अंदर, या यूं कह लें कि इंसान के अंदर जो जिबिल्लत है, इंसान की इंस्टिंक्ट है, वो इंस्टिंक्ट बुनियादी तौर पे वो चीज़ होती है जो इंसानों और जानवरों के दरमियान या दूसरे जो हैवानात हैं उनके दरमियान कॉमन चीज़ पाई जाती है। तो बुनियादी तौर पे बायोलॉजिकल सतह के ऊपर, चूंकि बायोलॉजिकल सतह पे हम बिल्कुल बराबर हैं, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर ही इनेट हैं, इंसान की जबीलत में है। तो ईगो भी बुनियादी तौर पे, उमर साहब का कहना ये है, मैं भी इसको सेकंड करूंगा कि ये बुनियादी तौर पे इंसान के अंदर जितने जबीली जज्बे हैं, जितने नेगेटिव चीज़ें पाई जाती हैं, ये बुनियादी तौर पे उनके अंदर फॉल करती है ईगो। तो मेरे नज़दीक जो है हर इंसान बुनियादी तौर पे, उमर साहब मैं एक आपके साथ अक्सर इसके ऊपर डिस्कशन भी होती रहती है, मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान को ना एक आइडेंटिटी चाहिए होती है। आप बच्चा जब पैदा होता है तो हम नाम क्यों रखते हैं उसका, बुनियादी तौर पे इसके अंदर फिलॉसफी या इसके पीछे जो राज है वो यही है कि उसको एक शनाख्त मिले, माशरे में किसी लेवल के ऊपर उसको शनाख्त मिले। तो ये जो आइडेंटिटी है ये बड़ी सॉलिड सी चीज़ होती है। हर इंसान ये चाहता है कि मुझे सराहा जाए, मेरे काम को एक्नॉलेज किया जाए। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको कायम रखने के लिए इंसान ने, ये जितने बड़े लोग भी गुजरे हैं उनमें अगर आप बादशाहों को देखें तो ये जितने मकबरे या जितनी फतूहात को वो प्रॉपर नरेशन के लिए प्रॉपर वो अपने साथ तारीखदान भी रखा करते थे। इसका बुनियादी मकसद यही था कि वो उनकी जो आइडेंटिटी है वो उसको बड़ा करना चाहते थे, वो दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते थे कि हम कोई बड़ी तोप किस्म की चीज़ हैं। और फिर वक्त ने साबित किया कि कौन बड़ा था कौन छोटा। आज के इस दौर में, जो जिंदा दौर में, तो ये फैसला नहीं किया जा सकता कि कौन शख्स कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। इस तरह अंग्रेजी का एक जुमला भी है कि एंड डिफाइन द पर्पस। जब किसी काम का इख्तिताम होता है या हम दुनिया से चले जाते हैं तो उसके बाद फिर ये फैसला किया जाता है कि वो जो शख्स दुनिया से गया वो कितना बड़ा था। तो मेरे नज़दीक ये जो आइडेंटिटी है, ये इसको बरकरार रखने के लिए या इसकी जो सेल्फ प्रोजेक्शन है, ये भी हर इंसान को चाहिए होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक वजह बनती है कि हर इंसान की कोशिश होती है कि मुझे मान लिया जाए, मुझे तस्लीम कर लिया जाए। तो बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ तो बच्चे की अपब्रिंगिंग करते वक्त उसका प्रॉपर इतना ख्याल भी नहीं रखा जाता, और हम बच्चे को अमूमन तुम या तू करके या इस तरह कोई या छोटा करके हम पुकारते हैं। तो यकीन करेंगे हम वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो हमें बचपन में नहीं मिली होती, हम उसकी तवक्को सारी उम्र लोगों से करते रहते हैं। कभी हम पेरेंट्स बन जाते हैं, कभी टीचर बनते हैं, कभी हम लीडर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। तो हर जिस जगह पे भी हम पहुंच जाते हैं, अगर हमारे बचपन में प्रॉपर हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं हुई तो यकीन कीजिए कि वो जो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, वैसे इसके ऊपर हम डिबेट भी करेंगे कि जो क्या बीइंग ए नेशन हम आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार हैं या वेस्ट जो है क्या वाकई हमसे बढ़ता है। हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि ईगो के हवाले से बात चल रही है तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो आइडेंटिटी है इसके जो रूट्स हैं वो इंसान के बचपन में पैवस्त होती हैं। तो हम हर जगह के ऊपर इज्जत की, तकरीम की, एप्रिसिएशन की हर जगह हम डिमांड इसलिए करते हैं कि हमें वो बचपन में कहीं ना कहीं वो चीज़ें मरी मिस हुई होती हैं। तो आगे चलते हैं, प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि ये जो ईगो है हमने डिस्कस किया, 8-10 मिनट तो होगी चले इस बात को डिस्कस करते हुए। हम ये देखते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। अगर एक बंदा ईगो में है, एक बंदा अगर अनापरस्त है, तो उसके क्या फर्देबाद को क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि देखने इंसेंटिव के साथ जब तक चीज़ें नहीं जुड़ेंगी तब तक कुछ लोग तो शऊर के आला दर्जे पे फायज होते हैं, कुछ शऊर की आला जो हैं शऊर की परतें जो हैं उनकी खुल चुकी होती हैं। लेकिन हमें ये बताइए कि क्या जो शख्स अनापरस्त है या इगोइस्टिक पर्सन है उसको क्या नुकसान होते हैं, वो क्या वो लूज क्या करता है। अच्छा, वेस्ट में एक बहुत बड़े फिलासफर गुजरे हैं, उनका नाम है बर्ट्रैंड रसल जो थे उन्होंने जज्बात पे बहुत ज़्यादा काम किया है और वो जितने भी इंसानी जज्बे हैं उनको जनरलाइज करके नहीं देखते। इसी तरह अगर आप रसल की किताबों को देखें तो आपको पता चलेगा कि रसल का मानना ये था कि कोई भी जज्बा, वो चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सिचुएशन के हिसाब से वेरी करता है। आप किस तरह उस जज्बात को लेके चलते हैं वो आपको फायदा देगा या नुकसान, ये आपके कॉन्शियस लेवल पे ये चीजें तय होती हैं कि आप किस तरह उनको लेके चलते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जो मैं में
डूबा हुआ है और जो समझता है कि वो कमतर है और बाकी जो है वो खुद बरतर है और बाकी सारे के सारे कमतर है, अपने आप को इतना बेहतर समझ लेना कि बाकी सारे आपको नकारा नजर आने लगे, ये लाजमी तौर पे इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाता है। लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप अपनी ज़ात को सराहे जाने का जज्बा रखते हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको सराहा जाए, तो अगर आप बाकियों के हवाले से बुरा रवैया रखेंगे, उनको अपने से कमतर समझेंगे, तो लाजमी तौर पे लोग आपसे दूर हटेंगे और ये आपको अकेला कर देगा सोसाइटी के अंदर। तो ईगो लाजमी तौर पे आपको सोसाइटी में अकेला भी कर देगी और आपको और भी बहुत सारी चीज़ों में नुकसान होगा। चलिए उमर साहब ने इसको जो डिस्क्राइब किया कि इंसान चूंकि सोशली एंगेज होना चाहता है, ये तन्हाई में नहीं रह सकता, ये अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, तो उसका एक नुकसान तो ये हुआ कि इंसान अगर ईगोइस्टिक है, अगर वो नापरस्त है, तो अगर वो किसी को हकीर जानता है या किसी को किसी खाते में लिखता नहीं, तो अल्टीमेटली ना वो रिलेशन को प्रॉपर तरीके से निभा सकेगा, ना वो किसी जगह पे अगर काम करता है तो जो उसके कुलीग्स हैं ना उनके साथ प्रॉपर तरीके से वो बॉन्डिंग बना सकेगा, और ना ही माशरे में कोई वाइटल रोल प्ले कर सकेगा। तो मेरे नज़दीक जो इसके नुकसानात हैं, ईगो के अना के जो नुकसानात हैं, उनमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है लर्निंग नहीं होती आपकी। इंसान को नाज़रीन इकराम हर जगह के ऊपर जिस जगह पे भी है वो अब परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं, कॉमन मैन की बात करें तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं। परफेक्ट सिर्फ ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात होती है और नीचे नबियों की अंबिया की ज़ात जो है वो परफेक्ट होती है। बाकी हर इंसान को लर्निंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इंसान का जो बच्चा है वो 2-2.5 साल में चलने के काबिल होता है, उसके बाद भी इसे सारी उम्र जो है वो लर्निंग करनी पड़ती है। नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए इल्म आ रहे हैं। अब तो किसी चीज़ के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये जो अब तक रिसर्च आई है ये बिल्कुल ठीक है। मे बी जो अगले दिन जो रिसर्च पेपर शाया हो, जो पीछे वाला जो काम है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो मिस हो चुकी हों या उनका जो वो रोल है वो ख़त्म हो चुका हो। तो अब तो इल्म के इस दौर में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो लर्निंग है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर हवाले में रही है, लेकिन आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। नए आप जिस भी जगह पे हैं, आप प्रोफेशनल हैं या आप अपना कारोबार करते हैं या आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो हर जगह नई नई जो है वो रिसर्च आ रही हैं और चीज़ें कुछ चीज़ें मिटती जा रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं। इर्तिका के चलन में ये तो कॉमन चीज़ है कि जो सोसाइटी है वो आगे बढ़ती है। तो मेरे नज़दीक जो है वो जो इंसान जो अना में है वो लर्न नहीं कर सकेगा, वो नया सीख नहीं सकेगा। वो जितने भी उसके साथ लोग जुड़े हैं वो यही हर लम्हे देखते हैं कि जो ही ये इंसान डिक्लाइन इसके ऊपर आए। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी सल्तनतें हैं, बड़ी बड़ी रियासतें हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके ऊपर डिक्लाइन का एक वक्त आता है, वो चीज़ें नीचे की तरफ आना शुरू होती हैं, वो जितने भी उनकी कामयाबी के मीनार हैं वो गिरना शुरू होते हैं। कि किसी भी को दवाम किसी भी चीज़ को नहीं है। वो इकबाल ने कहा था ना, सबात एक तगैर को है ज़माने में, कि सबात एक ही चीज़ को है वो तब्दीली, हर चीज़ ने बदल जाना है। तो लर्निंग मेरे नज़दीक जो है वो जो इंसान ईगो में है वो लर्न नहीं कर सकेगा, वो सीख नहीं सकेगा नया। इसका ज़ेन फिलॉसफी में मैंने एक वाक़या मेरे सामने से गुजरा, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि वेस्ट के को साहब थे, वो अपनी कंपनी के CEO थे, कारपोरेट सेक्टर में उनका बड़ा नाम था। तो उनका ये जी चाहा कि मैं मेडिटेशन को सीखूं, मैं जो मशरकी उलूम हैं जो उनको सीखूं। तो वो छुट्टी लेके कुछ अरसे के लिए जापान गए। तो जापान में वो एक गुरु थे, एक मेंटोर थे, कोच थे, उनसे उन्होंने प्रॉपर टाइम लिया। तो उन्होंने बस जाती कहा, उस्ताद जी मुझे बस सिखा दें कुछ। उस्ताद ने कहा बेटा कल आना। तो कल बड़ी शिद्दत से वो इंतज़ार करते रहे कल कब आए। और जो ही कल आए उनको जाने की भी बड़ी जल्दी थी, कारपोरेट सेक्टर में वो एम्प्लॉय थे, उनका टाइम बड़ा कीमती था और उन्होंने बड़े तगोदो से छुट्टी निकाल अपना कीमती वक्त निकाल के वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो एक दिन गुजरा, फिर दूसरे दिन उस्ताद ने कहा कि आप फिर कल तशरीफ़ लाइएगा। तो फिर दोबारा वो कल साहब आए। तो इस तरह वो करते करते वो आखिरी दिन आ गया। तो उस्ताद ने बड़ा एक ज़बरदस्त लेसन दिया उन्होंने एक पानी का भरा हुआ वो गिलास रखा और जग से ऊपर पानी डालना शुरू किया। वो गिलास तो पहले ही भरा हुआ था, वो जो ही उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी गया तो पानी बाहर आना शुरू हुआ। तो बड़े ही एक मेरे लिए बड़ी लर्निंग थी उस वाक़या में कि अगर आप पहले से ही भरे हुए हैं, अगर आपके अंदर कुछ सीखने की ख्वाहिश नहीं है या आपका जो प्याला है, जो आपका घड़ा है वो पहले ही भरा हुआ है, तो आप क्या नया लर्न करेंगे। आप जब भी किसी कोच के पास, आप किसी गुरु के पास, आप मेंटोर के पास या जिसको भी आप अपनी फील्ड का उस्ताद मानते हैं, जब तक आप अपना खाली करके उसके सामने नहीं जाते, जब तक अपना वो जो आपने पीछे जो इल्म सीखा है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज करके नहीं जाते आप,
तो फिर आप नया क्या सीखेंगे। तो मेरे नज़दीक जो इंसान की लर्निंग है इस वक्त, लर्निंग जो है वो इंतहाई एक जो कीमती असासा कह लें या कोई इंतहाई कीमती चीज़ों में मैं उसे शुमार करता हूँ कि आपकी लर्निंग किसी लम्हे रुकनी नहीं चाहिए। तो लर्निंग मेरे ख्याल से अगर बंदा ईगो में है, अगर बंदा नापरस्त है, तो जो सबसे बड़ा उसे नुकसान होता है ना, वो लर्न नहीं कर सकेगा। आपको पता है वो बिल गेट्स के बारे में बड़ा मशहूर है कि उसके अगर $150 गिर भी जाएं तो वो जितनी देर में वो उठाएगा उससे वो डबल ट्रिपल गुना तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, तो उठाता ही नहीं। चले सिंबॉलिकली एक मुहावरा है, लेकिन मैं आपके सामने वो इंटरेस्टिंग फैक्ट रखूं कि वो डेली बेसिस पे किताबें पढ़ते हैं, वो डेली बेसिस पे न्यू जो चीज़ें आ रही हैं टेक्निकली और अपने इल्म के हवाले से वो डेली बेसिस पे वो लर्न करते हैं चीज़ों को। तो लर्निंग अगर बिल गेट्स के नज़दीक कीमती है तो कॉमन मैन के नज़दीक क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मेरे नज़दीक जो लर्निंग है वो उसकी रुक जाएगी, और जब लर्निंग आपकी रुकेगी तो आप अल्टीमेटली अगर आपने वो 30 साल में या 40 साल में नीचे आना है तो उसी दिन आपका वो जो है जवाल आना शुरू हो जाएगा। तो जिस तरह लोग आ रहे हैं नए सीख के हर फील्ड में, और जितने लोग एम्बिशियस हैं और यंगस्टर जो हैं वो जितने वो एनर्जी के साथ भरपूर हैं हर वाले में, हर फील्ड में, तो वो आपको रिप्लेस कर देंगे, कहीं ना कहीं आपको रिप्लेस करेंगे। जब आपके पास नया कुछ नहीं होगा तो ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई गुरु, को मेंटोर, को कोच, कोई, और बल्कि हर फील्ड के हवाले से, आप पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, आप कोई प्रोफेशनल हैं उस हवाले से आप अपनी ज़िंदगी में गुरुज को, मेंटोर्स को, उस्तादों को ज़रूर तलाश करें। और उस्ताद आपको तभी गले लगाएगा जब आप सीखने के मूड में होंगे। अगर आप ईगो के मूड में हैं तो कोई भी आपको सिखा नहीं सकेगा। जिस तरह वो जो ज़ेन फिलोसोफर थे उन्होंने कितनी अच्छी एग्जांपल दे के उस जो वेस्ट के साहब थे जो गोरा था उसे कितने अच्छे तरीके से समझाया। और मेरे नज़दीक जो है वो इसके सबसे बड़ा नुकसान जो है, हम लंबा इसको खींच नहीं सकते। मैंने एक चीज़ बताई, एक चीज़ उमर साहब ने बताई, तो दो चीज़ें हो गई कि एक रिलेशनशिप को आप एंजॉय नहीं कर सकेंगे, आपके साथ कोई बंदा चलेगा नहीं, कोई आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होगा। दूसरा आपकी लर्निंग जो है वो इस तरह बहुत से एस्पेक्ट हैं इसके। लेकिन हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम ईगो से बच सकते हैं। बिल्कुल, इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एक शख्स जो ईगो सेंट्रिक है वो अपनी ईगो को शेयरिंग के साथ ख़त्म कर सकता है। मिसाल के तौर पे एक ऐसा शख्स है जो समझता है कि वो बहुत बड़ा आलिम है, उसने इल्म सीखा हुआ है, और वो अगर अपने ही इल्म में तकब्बुर की सूरत, अगर उसका इल्म तकब्बुर की सूरत इख्तियार कर लेगा तो ये उसको फ़ायदा नहीं देगा, वो दूसरों को खुद से कमतर समझने लग पड़ेगा। लेकिन अगर वो इल्म को ही शेयर करना शुरू कर देगा और वो बाकी लोगों के साथ भी अपना इल्म बांटेगा और अपने ही जैसे लोगों के दरमियान जब बैठेगा, अपने अंदर थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करके, अपने आप को थोड़ा सा झुका के, अपने आप को थोड़ा सा कम समझ के वो जब इल्म अपना शेयर करेगा तो इससे भी लाजमी तौर पे उसको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जो आपके इल्म में नई चीज़ों का इजाफा होगा आपको अपने नामुकम्मल होने का एहसास होगा। तो ये जो नामुकम्मल होने का एहसास है ये भी हमारी ईगो को ख़त्म करेगा। आजिज होके भी हम अपनी ईगो को ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ अपनी ईगो को ख़त्म किया जा सकता है, चलिए इसको कम किया जा सकता है। हम नाज़रीन इकराम अगला जो प्रोग्राम है वो हम सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी करेंगे कि इतना क्या सेल्फ रिस्पेक्ट, इनके दरमियान बैलेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसको इनके दरमियान जो है वो रेड लाइन कौन सी है जिसको हम अबूर कर जाते हैं बाज़ दफ़ा। हम अगला प्रोग्राम जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी करेंगे। तो मेरे नज़दीक जो इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये हमारी जो मशरकी रवायात में स्पिरिचुअलिटी की जो रवायत है वो बहुत बड़ी सॉलिड है, बड़ी तगड़ी है। तो आपके सामने ही है कि वो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके पास जो जब जाते हैं तो उनकी ईगो को ख़त्म करने के लिए, उनके अना को ख़त्म करने के लिए वो कभी जूते सीधे करवाते हैं और कभी वाशरूम साफ़ करवाते हैं और कभी खाना बांटने की ड्यूटी लगवाते हैं और कभी खाना बनाने की ड्यूटी लगाते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जितनी एक्सरसाइजेज हैं या ये जो चिल्ले का कॉन्सेप्ट है, जो कश्त का कॉन्सेप्ट है, बुनियादी तौर पर स्पिरिचुअलिज्म में ये है ही बेसिकली अना को ख़त्म करने के, या आप जो है वो डाउन टू द अर्थ हों, आप आजिज़ हों। नाज़रीन इकराम, जो फना होने वाली मखलूक है, जिसने फना हो जाना है, जिसने ख़त्म हो जाना है, उसे कभी भी ये जो अना है या ईगो है वो कभी जेब नहीं देती। अना सिर्फ उसी ज़ात को सूट करती है जिसने फना नहीं होना, जिसने बाकी रहना है। तो मेरे नज़दीक जो है वो अना को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट जो मैंने जो सलूशन तलाश किया है वो अब उसके मतलब वो डिफरेंट उसके हैं स्टेप्स। लेकिन एक चीज़ जो मैंने पिछले दिनों में मेरे इल्म में गुजरी और मैं आपके सामने भी उसकी कुछ एक परत रखूँगा। हम जब किसी के साथ किसी के ऊपर सलामती कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं,
मैं इससे पहले सलाम की इस एस्पेक्ट से मैं वाकिफ नहीं था। जब भी हम किसी को आते हुए सलाम लेते हैं या जाते हुए सलाम कहते हैं तो इससे भी हमारी ईगो डिसॉल्व होती है। देखिए कितना खूबसूरत एक इस्लाम का, इससे नेकियां भी मिलती हैं। इस्लाम का कितनी खूबसूरत चीज़, हर चीज़ की कितनी डायमेंशंस हैं। अब सिर्फ सलाम लेने से अक्सर आप नोट करेंगे जितने बड़े लोग हैं, किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, तो जब भी अब सीईओज वगैरह आते हैं या इस तरह की कोई जीएम या कोई एक्सीएंस या डिप्टी डायरेक्टर्स वगैरह आते हैं ऑफिस में, तो वो खुद तो किसी सलाम नहीं लेते, लोग ही उनसे आगे झुक के सलाम लेते हैं जितने बड़े लोग हैं। तो बुनियादी तौर पे मुझे जिसकी जो फिलॉसफी समझ आई, तो इससे आपकी ईगो डिसॉल्व होती है। अगर आप किसी को आते वक्त अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं तो बुनियादी तौर पे सलाम लेने से आपकी ईगो जो है वो डिसॉल्व होने लगती है। तो मेरे नज़दीक आज का अगर हम एक लाइन लेना चाहें इस प्रोग्राम के हवाले से, तो सलाम को आम करना है हमने रिलीजियस एंगल से भी, लेकिन अगर हम इस एंगल से सोचें, एक नफ्सियाती नुक्ता नज़र से सोचें, तो सलाम को कहने से आपके जो है ईगो डिसॉल्व होती है। बाकी जितने इंसानियत के खिदमत के काम हैं, आप किसी हवाले से देख लें, अगर आपके पास दौलत है, अगर आप साहिब इल्म व फरासत हैं, या किसी हवाले से आप अगर इंसानियत की खिदमत करने लगते हैं, आप अल्लाह की मखलूक के काम आने लगते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है कि आपकी ईगो डिसॉल्व होने लगती है। देखिए अगर आप मखलूक को किसी इंपॉर्टेंस देंगे अल्लाह पाक की मखलूक को, तो इससे अल्लाह पाक तो राजी होंगे, लेकिन वो जो इंसान है उनकी खिदमत करने से आपको एक तो कथारसिस भी आपको होगा, दूसरा आपकी ईगो डिसॉल्व होगी। आपको लगेगा कि यार ये जो सामने वाला शख्स अगर बैठा किसी मजबूरी में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो अगर मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ तो एक तो आपको कथारसिस भी, सुकून भी मिलेगा, आप एक सूथिंग की कैफियत में भी जाएंगे। और दूसरा जो मैंने फील किया है कि वो आपकी ईगो भी वो जायल करता है। बिल्कुल सही बात है। आप अगर इद्दी साहब को देख लें, जी बिल्कुल, मदर टेरेसा साहब, उनको देख लीजिए, ये वो सारे लोग हैं, मेरा ख्याल है कि ये लोगों को तकलीफ में भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, अपने आप को बड़ा करके पेश करना ये तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो इसको इसके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है, वो भी एक दो पॉइंट्स आपके सामने रखे। अब ये देखते हैं कि उमर साहब जितने नफ्सियात के तालिब इल्म हैं, जितने फिलॉसफी से शगफ रखने वाले तालिब इल्म हैं, उनके इनिशियल जो लोग हैं वो जब पढ़ना शुरू करते हैं किसी इनिशियल स्टेज पे, तो ये जो ईगो का वर्ड है वो उनको बड़ा एक, ये तो हमने जो डिस्कस किया ना, ये मशरकी रवायात के मुताबिक था ये जो ईगो थी। अब देखते हैं वेस्ट में जो ईगो का मतलब है वो क्या, क्योंकि जब लोग लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी को पढ़ना शुरू करते हैं, फ्राइड को पढ़ना शुरू करते हैं, तो ईगो के वर्ड को लेके, क्योंकि हमारा तो एक ईगो का परसेप्शन जो बना है वो सारा इसी पैराडाइम में है, और वो ठीक भी है। हर वर्ड के कई मीनिंग्स हो सकते हैं, कई मुतालिब हो सकते हैं, लिटरेचर में कई मफाहिम हो सकते हैं। हर लाइन के मुताबिक जो लफ्ज़ है उसकी इंपॉर्टेंस जो है या उसके मीनिंग जो है बदल जाते हैं। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं एक इंग्लिश लैंग्वेज के वो ट्रेनर हैं, तो मैंने जब उनसे पूछा कि डायलेक्ट का आपके मुताबिक क्या है, तो उन्होंने एक डिफरेंट पैराडाइम में डायलेक्ट का मुझे बताया। तो इस तरह डायलेक्ट को एक मैंने आपको सिंबॉलिकली एक बात की, आप लिटरेचर जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। तो ईगो, आप हमें ये बताइए कि ईगो क्या वेस्ट में, आप ईगो फ्राइड के नज़दीक क्या है? बिल्कुल, दुनिया में अगर इंसान के ऊपर प्रॉपर काम किया गया है तो वो वेस्ट के लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमारे यहाँ पे ईस्ट के अंदर स्पिरिचुअलिटी के एतबार से इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया, लेकिन वेस्ट ने इसको प्रॉपर मैकेनिकल एतबार से भी चीज़ों को देखने की कोशिश की है। तो सिगमंड फ्राइड वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने प्रॉपर इंसान के ऊपर काम किया था, और उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी के एतबार से इंसान के ऊपर काम कर रहे हैं ना, कि नफ्सियाती एतबार से सबसे पहले जो प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड वर्क था वो फ्राइड का सामने आया। उससे पहले वो चीज़ें थी लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में थी, बिखरी थी चीज़ें, लेकिन प्रॉपर एक जगह के ऊपर चीज़ों को इकट्ठा किया, कंपाइल किया और उसमें से नए नए नतीजे निकाले, नई नई टर्मिनोलॉजीज दी दुनिया को, तो वो फ्राइड थे। तो उनके नज़दीक क्या ईगो, क्या वो क्या कहते हैं, फ्राइड क्या कहते हैं ईगो के बारे में? फ्राइड ने जब प्रॉपर नफ्सियाती एतबार से भी काम करना शुरू किया तो उन्होंने 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया। पहली चीज़ जो थी वो इड थी। इड के बाद उन्होंने देखा कि एक ईगो नाम की भी चीज़ होती है, और उसके बाद उन्होंने सुपर ईगो, ये बेसिकली तो सारी जबिलते थी, इनको फ्राइड ने खुद ये नाम दिए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो।
तो फ्राइड कहते हैं कि इंसान के अंदर आप यूं समझ लीजिए कि कुछ जिबिलतें ऐसी हैं जो किसी भी चीज का लिहाज नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्कीन चाहती हैं। तो ऐसी जिबिलतें जो किसी भी चीज का लिहाज नहीं करती, उन्हें सिर्फ अपनी तस्कीन से गर्ज है, फ्राइड ने उनको इड का नाम दिया था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और इंसान के अंदर ही इस तरह का एक मैकेनिज्म है जो कि सुपर ईगो है। जी जी, सुपर ईगो जो है ये भी बिल्कुल जिस तरह इड के जिबिलतें अपनी तस्कीन चाहती हैं, इसी तरह ये मोरालिटी के एतबार से इंसान को खींचता है कि जितने भी अच्छे काम है वो ये करे और बुरे कामों से ये बाज आए। दरमियान में उन्होंने एक और जबिलत आइडेंटिफाई की। उन्होंने देखा कि इंसान के अंदर मैकेनिज्म है जिसका नाम ईगो है। जी जी। तो ये जो ईगो है ये दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है। ये ईगो है जो हमें कहती है कि आप इड जो आपसे अपनी चीजों की तस्कीन करवाना चाह रहा है, जिन जबिलतों की तस्कीन करवाना चाह रहा है, आप उनको करो और लेकिन इसके साथ साथ आपने सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, जो एथिकल वैल्यूज हैं, उनको भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो ईगो को फ्राइड इस एतबार से देखते हैं। चले मैं जो समझा हूँ मैं आपके सामने रख देता हूँ अपनी जो मेरी फाइंडिंग्स हैं इस हवाले से। फ्राइड ने जो इंसानी शख्सियत है उनको 3 बुनियादी तौर पे मराहल में तकसीम किया है। पहले को इड कहता है, दूसरे को ईगो कहता है, तीसरे को सुपर ईगो कहता है। बुनियादी तौर पे जो हमारा टॉपिक था आज का वो ईगो का था। तो जो इड है वो बुनियादी तौर पे पहले भी मैंने अर्ज की कि इड जो है वो जिबिलतें हैं, वो इंसानों के अंदर जो हैवानी खसूसियात हैं वो इड में फॉल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ये समझता है कि पैसे से किसी चीज़ को खरीदा जा सकता है, मटीरियलिस्टिकली किसी चीज़ को खरीदना चाहता है और उसको ज़रूरत भी है इस चीज़ की, लेकिन वो उसके लिए चोरी करता है या डाका मारता है या किसी गन पॉइंट पे किसी चीज़ को छीनने की कोशिश करता है। तो इसका जो अमल है बुनियादी तौर पे वो सोसाइटी के लिए काबिल कबूल नहीं है। वो एथिकल वैल्यूज़ के एतबार से वो ये अमल ठीक नहीं है। अगर वो पैसा गेन करना चाहता है, लेकिन अगर वो मेहनत से कुछ किसी स्किल को सीख के किसी कारोबार को करके अगर वो पैसा कमाता है तो कमाएगा तो वो पैसा ही, तो उसके बदले में भी वो अपना जो उसका जो एयर कंडीशनर जो उसका ख़राब है या उसकी गाड़ी ख़राब है या वो नहीं लेना चाहता है, तो उसके ऊपर वो जब वो पैसा स्पेंड करेगा तो वो जो है वो सोसाइटी के लिए काबिल कबूल भी होगा और काबिल एतबार भी है। और अगर वो उस काम को करते वक्त अगर वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ का ख्याल रखता है कि वो उस कारोबार को करते वक्त अगर वो ख़राब भी करता है या अपने कारोबार में कुछ वो जो कुछ पैसे हैं वो नेकी के नाम पे खर्च करता है या किसी गरीब आदमी के ऊपर सर्व करता है, तो उसका ये जो अमल है वो सुपर ईगो में फॉल करेगा। वो उसकी आला जो अखलाकियात हैं वो उनको शो करेगा कि इस इंसान के अंदर जो आदर्श हैं, जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हाई किस्म की हैं। तो इन दोनों के दरमियान वैल्यूज़ हाई और ये जो इंस्टिंक्ट हैं, ये जो जिबिलतें हैं, इनके दरमियान जो एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है वो ईगो है। उसकी बुनियादी तौर पे वो जो इंसान के सेहतमंद जो पहलू है ये ईगो उसकी निशानदेही करता है। तो ये जो तालिब इल्म है नफ्सियात के, वो इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। बुनियादी तौर पे जिसको हम ईगो समझते हैं, जिसको हम अनाज समझते हैं, वो फ्राइड की इड है। वो ईगो से निचला दर्जा है। तो ईगो फ्राइड जिसको समझता है वो इसी को समझता है कि इंसान जो है वो माशरे में कार आमद फर्द के रोल पे अपना किरदार अदा करे, वो माशरे में तकरीब कारी के तौर पे किसी चीज़ को ना करे। तो उसकी ईगो, जो फ्राइड की ईगो है, वो जितनी इंसान की हाई होती जाएगी वो इतना ही आला और आदर्शों वाला इंसान बनेगा। जबकि हमारे नज़दीक जो ईगो है वो अना है, वो उसकी बुनियादी तौर पर उसकी इड है। वो तो दोनों का जो कह लें कि पहुंचने का मकाम है वो दोनों का एक ही है। दोनों मशरकी रवायात में भी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ईगो ख़त्म की जाती है वो इसीलिए ख़त्म की जाती है कि इंसान के जो वैल्यूज़ हैं, जो उसके आदर्श हैं, वो आला मकाम पे चले जाएं। वो इंसान जो है वो इर्तिका के मरहले में अगले जगह पे जाए, वो बायोलॉजिकल सतह पे ज़िंदगी ना गुजारे। तो बुनियादी तौर पे ये एक चीज़ थी जो मुझे शुरू में काफ़ी वो डिस्टर्ब में रहा और इसके दरमियान में लिंक्स भी तलाश करता रहा। तो मैंने कहा चलें हमारे नाजरीन को इस चीज़ का, या जो नए पढ़ने वाले लोग हैं उनको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जाए। जो मैंने काफ़ी सालों के स्ट्रगल करने के बाद ये जो चीज़ मैंने नतीजा अखज़ किया था वो मैंने आपके सामने रखा। तो दोनों का ये जो पर्पज़ है, मशरकी रवायात का भी और मगरबी रवायात का भी, वो इंसान को आला वैल्यूज़ वाला इंसान को किसी इंस्टिंक्ट से जान छुड़ा के किसी आला मुकाम तक पहुँचाने के लिए इन दोनों की कोशिश है। तो ये एक पुल था जो हमने बनाया वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में और ईस्टर्न फ़िलासफ़ी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी जो आरा हैं
उनसे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो या आपकी इल्म में इजाफा इस प्रोग्राम के थ्रू हो तो हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, और अगले प्रोग्राम में हम आएंगे आपके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके।